पीएम मोदी भारतीय राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपने विरोधियों से एक कदम आगे रहते हैं। विपक्ष के लोग जहां से सोचना बंद करते हैं वहां से पीएम मोदी की सोच शुरू होती है। वोट चोरी पर राहुल गांधी का हर हथकंडा फेल होता जा रहा है। चुनाव आयोग लगातार विपक्ष को एक्सपोज कर दे रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के हर आरोप को चुन चुन कर जवाब दिया है। चुनाव आयोग सामने से कह रहा है कि हलफनामा दीजिए, लेकिन राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पा रहे। हालांकि बीजेपी और पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अब वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इस कड़ी में वो ये भी भूल जाते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना और उन पर सीधा हमले, उसमें फर्क क्या है। अब वे संस्थाओं पर आरोप लगाते नहीं दिख रहे हैं, सीधा दोषी ठहरा रहे हैं। संवैधानिक संस्था चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, सेबी हो, यूपीएससी हो या फिर सेना ही क्यों ना हो, इन संस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस या फिर राहुल गांधी हमलावर हो रहे हैं। चुनाव आयोग को तो राहुल गांधी ने अपना दुश्मन ही मान लिया है और संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया को भी राहुल गांधी और कांग्रेस गोदी मीडिया कहकर बुलाने लगे हैं। अपनी आत्मविभोर की राजनीति के चलते ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ी थी और न जाने कितनी ही अदालतों में उनके खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन्हीं राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का नारा दिया था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके राहुल गांधी कौन से संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग कहता है कि अपने आरोपों को लेकर ठोस सबूत दीजिए तो पीछे हट जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत के प्रिय मतदाताओं, मैं आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा कभी जनसेवा हो सकता है? नहीं ना। उन्हें आपके वोट की जरूरत ही नहीं, इसलिए आपकी समस्याओं की परवाह भी नहीं। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत कुछ लिखा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग की वजह से नहीं, पार्टी में कलह की वजह से चुनाव हार रहे हैं। साथ ही वो जनता को भी अपने भरोसे में नहीं ले पा रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला सत्र पर पद के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, ये हम मध्य प्रदेश कांग्रेस में देख चुके हैं। वहीं बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर एक्स पर बताया कि कैसे राहुल गांधी द्वारा कही गई बातें गलत साबित हुई हैं। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा है, ये फर्क नहीं पड़ता कि झूठ कितना तेज भागता है, सच उसे पकड़ ही लेगा। विपक्ष के फर्जी मतदाताओं के दावे को तथ्य भी साबित नहीं कर पाए हैं। रागा का वोट चोरी एटम बम फट गया है और देश इस नाटकीयता को देख रहा है। इसके अलावा भी बीजेपी लगातार कांग्रेस और विपक्ष को एक्सपोज कर रही है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दागी पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयकों पर आपत्ति जताते हुए सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इन विधेयकों को संसद से पास नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इसके लिए आवश्यक 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं है। विपक्ष के लोग मोदी सरकार के हर फैसले से परेशान हैं। विपक्ष के लोग एसआईआर से भी परेशान हैं। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर का विरोध कर राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2025 तक बिहार की मतदाता सूचियों के एसआईआर की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं समझी थी। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि तब से क्या बदला है। दर्शकों, विपक्ष एसआईआर का लाख विरोध करे, लेकिन आप दर्शक अगर चाहते हैं कि एसआईआर पूरे देश में हो तो कमेंट में यस एसआईआर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे चुनाव आयोग ने सबूत के साथ विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी है। इसके अलावा दूसरी खबरों के बारे में भी बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने विपक्ष का ऐसा हाल कर दिया है कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए फैसले ले रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग जनता के पैसों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी जीएसटी दरों पर मंत्री समूह ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% खत्म करके इसे सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% में बदलने पर मुहर लग गई है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? सिर्फ हंगामा। इस साल मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था, जिसके बाद अब इसका समापन हो गया है। सत्र शुरू होने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर से लेकर आखिर में आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद पीएम और सीएम को कुर्सी से हटाने वाले बिलों पर खूब बवाल हुआ।
ऐसे में सवाल है कि संसद में होने वाली इस चर्चा पर एक दिन का खर्च कितना आता है और हंगामे से कितना नुकसान होता है। संसद सत्र में हर बार विपक्ष की तरफ से किसी न किसी बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग होती है। इस बार बिहार में हुए वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विपक्ष अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि विपक्ष ने संसद न चलने देने के अपने प्लान में जरूर सफलता प्राप्त की, लेकिन इससे विपक्ष ने देश के लोगों का ही नुकसान किया है। इस बार मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 120 घंटे की चर्चा का टारगेट था, जिसमें से सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। एक महीने तक चले इस सत्र में लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हुए। वहीं संसद में जब भी चर्चा होती है तो 1 मिनट का खर्च आम आदमी की पूरे साल भर की कमाई के बराबर होता है। यहाँ 1 मिनट के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। यह आंकड़ा साल 2012 में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने दिया था। अब करीब 13 साल बाद ये खर्च कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसमें लाइव टेलीकास्ट, एयर कंडीशनिंग और कर्मचारियों का पूरा खर्च शामिल है। इस दौरान कई अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाए जाते हैं, साथ ही सांसदों को आने जाने और बाकी भत्ते भी दिए जाते हैं। ऐसे में अगर इस सत्र में नुकसान की बात करें तो ये कई 100 करोड़ में पहुंच जाता है। दर्शकों, विपक्ष हर तरफ से मात खा रहा है, जिसके बाद तिल मिलाकर वो संसद को चलने नहीं देता। लेकिन विपक्ष के विरोध के बावजूद मोदी सरकार देश हित में फैसले लेकर जनता को राहत देने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR और वोट चोरी के आरोपों को लेकर अभियान चलाए हुए है। ऐसे समय में मानसून सत्र खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र में सत्ताधारी NDA सरकार ने दागी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाला बिल लाकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस की शुरुआत कर दी है। विपक्ष ने जिस अंदाज में इस बिल का विरोध किया है वो अप्रत्याशित है। सवाल है कि केंद्र सरकार ने अभी इस तरह का बिल क्यों लाया और इसके पीछे असल मकसद क्या है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये भारत में लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया कि संशोधन विधेयक एक सुपर आपातकाल से भी बड़ा कदम है और ये देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा। दर्शकों, विपक्ष के लोग मोदी सरकार के इस फैसले को देश को सुपर आपातकाल की दिशा में ले जाने की ओर उठाए गए कदम के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जनता बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं और ठाकरे भाई साथ आकर बीजेपी को रोकने चले थे, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों को झटका लगा है। बेस्ट पटपेड़ी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। इस तरह बेस्ट कर्मचारियों की सहकारी संस्था में ठाकरे बंधुओं का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना UBT ने लगातार 9 वर्षों तक बेस्ट पटपेड़ी में सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था, लेकिन इस बार परिणाम पूरी तरह से उलट गए। नतीजों में साफ हुआ कि कर्मचारियों ने ठाकरे भाइयों की राजनीति को नकार दिया और नए नेतृत्व को मौका दिया है। इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत बेस्ट के यूनियन नेता शशांक राव के पैनल को मिली है। उन्होंने कुल 14 सीटों पर कब्जा जमाया है और बहुमत साबित किया है। वहीं बीजेपी समर्थित प्रसाद लाड पैनल को 7 सीटें मिली है। दर्शकों, वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अब अखिलेश यादव भी राग अलापने लगे हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे लखनऊ, कासगंज, बाराबांकी और जौनपुर की ओर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने फिर इन दावों को खारिज करके पोल खोल दी है। जांच में सारे आरोप झूठे निकले। इतना ही नहीं, इन जिलों के DM ने अखिलेश यादव की पोस्ट पर खुद फैक्ट चेक करते हुए जवाब भी दिया है। अखिलेश यादव ने 17 अगस्त 2025 को एक्स पर पोस्ट कर बताया, यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, जो वोट चोरी का एक तरीका है। उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी ने इस संबंध में चुनाव आयोग को कई सबूत दिए हैं, लेकिन आयोग इन्हें नजरअंदाज कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भी ये दावा किया था कि कासगंज के अमापुर क्षेत्र से 8 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए थे, लेकिन कासगंज DM ने जब इसकी जांच की तो पाया कि 7 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में 2 बार लिखे हुए थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने दावा किया था
कि बाराबंकी के 266 कुर्सी क्षेत्र में 2 मतदाताओं ने शपथ पत्र दिया था कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। लेकिन जब बाराबंकी डीएम ने जांच की तो पाया कि दोनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में ही दर्ज है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया कि जौनपुर में 5 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। जौनपुर डीएम ने जब जांच की तो पाया कि ये सभी 5 मतदाता 2022 से पहले ही मर चुके थे। इसकी पुष्टि उनके परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भी की थी। इसलिए इन 5 मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए गए थे। मतलब जो भी आरोप अखिलेश यादव ने लगाए थे सभी जांच में गलत साबित हुए। जांच कर उन तमाम जिलों के डीएम ने अखिलेश यादव के आरोप गलत बता दिए। वहीं चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमानुसार और पारदर्शी है। जिन मामलों में नाम हटाए गए वो या तो दोहरे नामांकन के कारण थे या फिर मतदाता की मृत्यु हो गई थी। वहीं जब चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे थे तब अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। अखिलेश यादव के इस पोस्ट को शेयर कर राहुल गांधी एफिडेविट न देने के अपने फैसले का बचाव कर रहे थे। अखिलेश यादव के पोस्ट को शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा था कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने जवाब दिया है उसके बाद राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। लोकसभा स्थगित होने के बाद स्पीकर ने चाय मीटिंग रखी थी। हालांकि इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। वहीं इस चाय पार्टी में पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, हालांकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस में कई योग्य युवा नेता हैं, इनसे राहुल गांधी घबराए हुए हैं। कांग्रेस में युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर युवा नेताओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। स्पीकर की चाय पार्टी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नहीं पहुंचने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने प्रमुख विधेयकों पर बहस से दूर रहने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे केवल व्यवधान पैदा करने में लगे रहे। दर्शकों, जब मौका होता है तब राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने आकर आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन वो ऐसे मुद्दों की तलाश में जरूर रहते हैं जिससे वो बेवजह पीएम मोदी को घेर सके। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ सरकार और बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले जिसे लपक कर वो अपनी राजनीति चमका सके। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि वो बाहर आकर एक भी शब्द नहीं बोल सकते? सोचिए, हम कैसे समय में जी रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बता दिया था कि खराब स्वास्थ्य के कारण वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं और अब वो आराम कर रहे होंगे। लेकिन इस मामले में भी राहुल गांधी मुद्दा ढूंढ रहे हैं। वो ये सोचकर हैरान है कि जगदीप धनखड़ ने अब तक कुछ बोला क्यों नहीं है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि सरकार के दबाव में आकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मगर इस्तीफा देने के बाद चुप्पी साधकर जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है कि वोट चोरी का आरोप लगाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर गलत सूचना फैलाने के आरोप में लोक नीति सीएसडीएस से जुड़े चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ नागपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक ये एफआईआर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबंधित एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज हुई। संजय कुमार के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं राहुल गांधी भी जिन लोगों को आगे करके ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनका वोट काट दिया है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग पोल खोल दे रहा है। बिहार के नवादा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनकी ओर से लगाए गए आरोप झूठे साबित हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वारसिलीगंज विधानसभा क्षेत्र के सुबोध कुमार को मंच पर बुलाया। उन्होंने दावा किया कि सुबोध का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि सुबोध कुमार का नाम कभी भी वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं था। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि सुबोध कुमार नाम का ये शख्स कोई आम मतदाता नहीं है, ये आरजेडी का बूथ लेवल एजेंट है। वहीं इससे पहले राहुल ने अपने बिहार यात्रा के दौरान रंजू देवी नाम की एक महिला का मामला उठाते हुए ये दावा किया था कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन बाद में रंजू देवी ने खुद एक वीडियो में बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है और उन्हें गुमराह किया गया था।
वहीं अब गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए और लगातार 30 दिन हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले बिल को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी ने लोकसभा में पेश किए गए विधेयक का कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी ने इस कदम को देश को मध्यकालीन के दौर में ले जाने वाला बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम मध्यकाल की ओर लौट रहे हैं, जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। अगर राजा को किसी का चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी से गिरफ्तार कराकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता को 30 दिन में बाहर कर दिया जाएगा। दर्शकों, सवाल है कि विपक्ष के लोग इस बिल से क्यों घबरा रहे हैं? केस दर्ज होने के बाद जब कोई आम भारतीय नौकरी नहीं कर सकता है तो नेताजी को यह हक किसने दिया कि जिले में रहते हुए भी वो पद पर बने रहे और सरकारी सुख सुविधा भोगते रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें